नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स में आपका स्वागत है। मैं यांत्रिक अभियांत्रिकी आईआईटी खड़गपुर से राजाराम हूं। हम लेक्चर क्रमांक 6 के मॉड्यूल 1 देख रहे हैं, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग से परिचय करेंगे। आज की क्लास में हम संक्षेप में विशेष डायमेंशनिंग वाली वस्तु और टॉलरेंसेस देखेंगे। हम जिस पाठ्यपुस्तक का आधार लेंगे वह है एन.डी. भट्ट की इंजीनियरिंग ड्राइंग। डायमेंशनिंग के विशेष मुद्दों में पिछले क्लास में हमने डायमेंशनिंग के विभिन्न तरीकों को देखा था। उदाहरण के लिए, यदि यह एक सिलेंडर है जिसमें कई स्टेप्स हैं, इसलिए कि व्यू के दूसरे साइड में हमें यह ऐसा दिखेगा। स्टेप 1। अब इनके व्यास को देखने का प्रयास करेंगे। यदि यह व्यास हैं तो हम सिंबल फाई का उपयोग करेंगे, और अंदर सबसे छोटा और सबसे बड़ा बाहर है जिसे देखने का प्रयास करते हैं, तो इनके व्यास के अनुसार डायमेंशन होगा। विशेष रूप से व्यू में इन्हें डायमेंशन किया जाना चाहिए जहां ये रेक्टेंगल के रूप में दिखाई देते हैं। इसलिए यदि हमारे पास कई सिलेंडर्स हैं, कुछ इस तरह से, यदि हम इस व्यू से देखेंगे तो ये रेक्टेंगल की तरह दिखाई देते हैं। इस मामले में हम व्यास को इस तरह से दिखाएंगे। हम आमतौर पर इस व्यू में व्यास नहीं दिखाते। सब कुछ इस तरह से होना चाहिए यहां से, इसलिए इन दोनों का डायमेंशन समान है। इसी प्रकार यह भी, इसका भी डायमेंशन समान है। इसी प्रकार इसका और इसका डायमेंशन भी समान है। तो यह एक व्यू है जिसे हम फ्रंट व्यू कहते हैं, और शायद यह साइड व्यू है। अगर यहाँ टेपर्ड फीचर्स की तरह कुछ है, उदाहरण के लिए यहाँ हमारे पास एक टेपर्ड फीचर है। यह रेक्टेंगल होने के बजाय शायद वस्तु इस तरह की हो सकती है। उस स्थिति में हम इसकी हाइट दर्शाते हैं और इसकी लेंथ भी दर्शाते हैं। यह है 20 यूनिट्स और 60 यूनिट्स। एक भुजा की हाइट देकर फ्लैट एंड्स और इनके टेपर स्लोप के बीच का डिस्टेंस फ्लैट टेपर्ड सिंबल का उपयोग करके दर्शाते हैं। हम आमतौर पर टेपर्ड फीचर्स लेते हैं, यहां हम ये डायमेंशंस दिखाते हैं और टेपर्ड जैसी चीज भी दर्शाते हैं। टेपर्ड शेप के सिंबल के जरिए हम इस तरह से इसे दिखाते हैं, और यह टेपर शायद इसी रेशियो में बढ़ रहा है। इसी प्रकार से हम किसी भी टेपर्ड वस्तुओं को दिखा सकते हैं। दूसरा तरीका है, आइए इसे देखते हैं। एक भुजा की हाइट देकर मान लो इसकी टेपर की लेंथ और टेपर्ड फेस का स्लोप। तो टेपर की लेंथ है 60 यूनिट्स और यह टेपर है। और यह क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम इसे इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि एक में टेपर सिंबल रेशियो कैसे बदलेगा यह देकर। और दूसरा तरीका है स्लोप और एंगल के जरिए। ये दो विशेष डायमेंशनिंग के तरीके हैं। इसी तरह अगर हमारे पास थ्रेड स्क्रू और ऐसा कुछ है, तो हम सीधा आरंभ नहीं करते। कम से कम ड्राइंग के मामले में तो नहीं। हम डायमेंशनल के उद्देश्य से या किसी दूसरे चीज के कारण हम सीधे इस पर थ्रेड नहीं करते। हम विशिष्ट डायमेंशंस इस प्रकार दर्शाते हैं। जब आप ऐसी वस्तुएं देखते हैं, ये भाग थ्रेड को सूचित करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पेन
ले रहे हैं जिसे दो भागों में खोला जा सकती हैं तो इसमें हमेशा स्क्रू और थ्रेड का संयोजन होता है, तो इनमें से एक में शायद बाहरी थ्रेड होगा। यदि आप रेनोल्ड पेन ले रहे हो तो इसका फ्रंटल भाग, अगर आप इसे अनस्क्रू करेंगे तो इसके नीले रंग के भाग पर हमेशा थ्रेड होता है, तो इन थ्रेड को आप बाहरी थ्रेड कहेंगे। इसी प्रकार से इस रेनोल्ड पेन के लिए सफ़ेद रंग के भाग के अंदर थ्रेड होगा। इस प्रकार के थ्रेड को आंतरिक थ्रेड कहते हैं। तो जब आप बोल्ट नट, पेन, स्क्रू कैप्स और अन्य प्रकार की चीज़ों के लिए डायमेंशनिंग दिखाते हैं तो इनमें हमेशा बाहरी और आंतरिक थ्रेड होंगे। अतः इन आंतरिक थ्रेड और बाहरी थ्रेड को दिखाने के विभिन्न तरीके हैं और इसके बारे में अधिक जानकारी हम आगे की क्लास में लेंगे। परंतु जब भी हम इस प्रकार के आयताकार भाग को, टेपर्ड भाग और थोड़ा सा कर्व और लाइंस देखते हैं तो यह दर्शाता है कि यहाँ थ्रेड है और आमतौर पर इन थ्रेड्स को हम मीट्रिक एम भाग के जरिए दिखाएंगे। उस प्रयोजन के लिए मीट्रिक थ्रेड, इसका सिंबल है एम। शायद इसका व्यास हो सकता है 12 मिमी। तो यदि यह बाहरी थ्रेड है तो हम इसे बाहरी साइड से दिखाएंगे। यह वह थ्रेड है जिस पर यह है तो एम 12 है, ऐसा हम दिखाएंगे। अगर यह रेनोल्ड पेन के वाइट कलर पोर्शन के जैसा है जिस पर आंतरिक थ्रेड है तो उस स्थिति में हम उसे दिखाएंगे। इसी प्रकार जब भी ये थ्रेड्स, बोल्ट्स, नट्स तथा अन्य प्रकार की वस्तुएं सम्मिलित होती हैं, हम आमतौर पर ड्रिल किए हुए होल की डेप्थ तक जाते हैं। उदाहरण के लिए यह वस्तु, इसके अंदर एक होल है जिसमें थ्रेड है, इसलिए डेप्थ हमेशा आवश्यक है। उदाहरण के लिए यहाँ इस स्थिति में 12 mm, तो एक सिरे से इसे दिखाया है 22 mm, यह है, तो यहाँ से यह है 22 mm इस भाग तक, और थ्रेड शायद वस्तु का आकार उस होल तक है, इस स्तर तक बनाया हुआ हो सकता है, लेकिन थ्रेडिंग केवल इस स्तर तक ही की हुई है। तो उस स्थिति में थ्रेड लेंथ 18 mm है, इसे भी दिखाना होगा। यह 18 mm है। इस तरह से थ्रेड और विशेष स्क्रू के फीचर्स को हम दिखाएंगे। हम हमेशा इसके विभिन्न व्यूज को दिखाते हैं जैसे कि फ्रंटल व्यू और साइड व्यू, क्योंकि इसका थ्रेड की तरह है बाहरी थ्रेड। अगर आप इस ओर से देख रहे हैं या शायद इस ओर से देख रहे हैं तो यह एक सर्कल जैसा लगता है जिस पर हम थ्रेड करना शुरू करते हैं। तो इस स्थिति में हमारे पास इनसाइड डायमेंशन भी हैं। इसके बारे में हम अगली क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। सामान्यतः हम किसी भी प्रकार के डायमेंशनिंग के लिए सिंबल लेते हैं। केवल इन सिंबल को देखकर हम यह पता कर सकते हैं कि ड्राइंग व्यास अथवा गोलीय व्यास, त्रिज्या इत्यादि हैं या नहीं। यदि हम फाई का उपयोग करते हैं तो यह व्यास को दर्शाता है। अगर यह कुछ ऐसा है कि एस फाई, तो यह दर्शाता है गोलाकार व्यास। त्रिज्या के लिए हम आर लेंगे और गोलाकार त्रिज्या के लिए एस आर सिंबल लेंगे। यदि ये स्क्वायर कंपोनेंट्स हैं तो हम स्क्वायर सिंबल का उपयोग करेंगे। कभी कभी हम सिलिंड्रिकल वस्तुओं को दर्शाते हैं तो इस स्थिति में हम CYL को सिलेंडर के रूप में लेंगे। इसी प्रकार जब एक प्लेट पर कई होल बनाए जाते हैं तो यहाँ पिच व्यास दिखाया जाएगा। इस स्थिति में हम आमतौर पर PCD पिच सर्कल व्यास लेते हैं। यदि वस्तु एक्विस्पैसिव है तो हम EQSP एक्विस्पैस लेंगे। इसी तरह अन्य मामलों में अगर यह कोनिकल टेपर है तो हम इस प्रकार इसका इस्तेमाल करेंगे। यदि यह सिर्फ फ्लैट टेपर है तो हम इसका उपयोग करेंगे। फ्लैट टेपर का सिंबल कुछ ऐसा है। यदि यह कोनिकल टेपर है तो हम इसका उपयोग करेंगे। बहुत सी अन्य वस्तुओं के लिए जैसे थ्रेड और अन्य वस्तुओं के लिए हम आमतौर पर ये सिंबल देखेंगे, जिसका अर्थ है मीट्रिक थ्रेड।
इन थ्रेड्स को बनाने का एक तरीका। छिद्र कई प्रकार के होते हैं, तो काउंटर बोर्स, काउंटर थिंज और ऐसे अन्य इसके लिए विशेष सिंबल होते हैं जिन्हें लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ड्राइंग शीट पर सिंबल्स, डायमेंशनिंग, ये यूनिट्स सबसे महत्वपूर्ण है यदि आप मशीनिस्ट को चित्र देना चाहते हैं तो। अब ड्राइंग बनाने के लिए ये सभी डायमेंशंस सही है, जैसे कि 12 mm कहना। लेकिन अगर हम मशीनिस्ट को 12 mm की वस्तु बनाने के लिए कहते हैं तो शायद यह लेंथ हो सकती है, शायद होल हो सकता है। इसे बराबर 12 mm बनाना संभव नहीं है। इसमें हमेशा प्लस या माइनस डेविएशंस हो सकता है, क्योंकि हम मशीनों के बारे में काम कर रहे हैं। यहाँ कई कारक है जो इस मशीन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए मुझे टर्निंग ऑपरेशन बनाना है, जहाँ मैं 20 mm का सिलेंडर बनाना चाहता हूँ। लेकिन यांत्रिक कंपन, तापमान में वेरिएशन इस लेथ मशीन को कैसे फीड करते और ऐसे कई वजहों से थोड़ा डेविएशन हो सकता है। हमेशा यह संभावना होती है कि यह उस वस्तु अधिक या कम हो सकता है। इन वस्तुओं को कई कारक प्रभावित करते हैं, तो 12 mm या 20 mm आमतौर पर इसे इंगित करना सही कल्पना नहीं है। अच्छा यह होगा कि इसे 20 से 20.5 mm कहा जाए, या 19.5 mm भी, या शायद 20 प्लस या माइनस 0.05 mm। इस तरह से दर्शाने पर इसे हम टॉलरेंसेस कहते हैं। इन टॉलरेंसेस के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं। टॉलरेंसेस की मूल परिभाषा है कि यह किसी भाग के आकार और ज्योमेट्री में विशेष वेरिएशन के लिए दी हुई अनुमति होती हैं। कोई भी वस्तु सटीक परिमाण की और आकार की बार बार बनाई नहीं जा सकते हैं। अगर आप इसे दोहराना चाहते हैं, कई वस्तु बनाना चाहते हैं, तो इसमें हमेशा वेरिएशन होगा। इसलिए एक ही वस्तु को समान आकार और ज्योमेट्री के साथ बनाना संभव नहीं है। इसलिए टॉलरेंसेस अनुमत वेरिएशन देते हैं। इसलिए कोई भी गुणवत्ता निरीक्षण और ऐसा ही कुछ कहते हैं कि टॉलरेंस लिमिट्स का कड़ा पालन किया जाए। यदि बहुत ज़्यादा वेरिएशन है तो यह भाग के फंक्शनैलिटी को प्रभावित कर सकती है। उदाहरण के लिए वे सोचते हैं कि हमने क्या लिया है, एक मामूली रेनाल्ड पेन। यदि हम इसे लेते हैं तो इसमें स्क्रू और दूसरा भाग दोनों हैं। इसलिए जब आप इस रेनाल्ड के पेन का नीले रंग का भाग स्क्रू करना चाहते हैं तो यदि थ्रेड बहुत छोटा है तो यह तुरंत उस पेन को खो देता है और इस भाग की फंक्शनैलिटी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर यह थ्रेड बहुत बड़ा है तो शायद यह वास्तव में उस वस्तु में भी फिट नहीं होगी। तो अधिक वेरिएशन हमेशा इन भागों की फंक्शनैलिटी को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए फिंगर रिंग जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, यदि यह बहुत बड़ी है तो हम उस रिंग का प्रभावी रूप से उपयोग नहीं कर सकते। यदि यह बहुत छोटी है तो यह हमारी उंगली में फिट भी नहीं होती है। इसलिए कोई वस्तु जो आप टॉलरेंस के साथ लेते हो, इसमें अगर अधिक वेरिएशन है, यह भाग की फंक्शनैलिटी को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। लेकिन अगर आप इसे सच में सटीक बनाना चाहते हैं, यानी आप कई कम वेरिएशन करने वाले हैं, तो आपको बहुत ध्यान रखना होगा और इस कंपोनेंट को बनाना बहुत महंगा साबित होगा। इसलिए आपको इस कम वेरिएशन से अधिक वेरिएशन में सावधानी बरतनी होगी ताकि इसकी लागत में वृद्धि न हो। यह लागत ज़्यादा समय ले सकती है, या पैसे के रूप में हो सकती है, या उत्पादन के रूप में हो सकती है। आप कितनी क्वांटिटी में इसे बनाना चाहते हैं, यह भी लागत है, और ऐसी कई चीज़ें हैं। तो आमतौर पर उद्योग कम वेरिएशन और अधिक वेरिएशन को ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। टॉलरेंसेस ये कब महत्वपूर्ण होते हैं? आइए एक मानक उदाहरण देखें। उदाहरण के लिए मशीनिंग, यांत्रिक अभियांत्रिकी में हम कुछ वस्तुओं को असेंबलीज कहते हैं।
ये स्वतंत्र कंपोनेंट्स हैं, आप इन्हें फिक्स करते हैं ताकि आखिर में यह एक प्रोडक्ट बन सके। आइए एक उदाहरण देखें, जैसे कि चश्मा। यह असेंबली है, इसमें शामिल है टिपिकल ग्लास, शायद फ्रेम, यह फ्रेम है, शायद यहाँ जोड़ हो सकते हैं, इन जोड़ों में स्क्रू हो सकते हैं। ग्लास, स्क्रू और फ्रेम, ये इस चश्मे के भाग कहलाते हैं। जब आप उन्हें उचित तरीके से जोड़ते हैं, आपको असेंबली मिल सकती है। इस असेंबली के कारण चश्मे की फंक्शनैलिटी होती है। अब हम स्वतंत्र वस्तुओं को देखेंगे। इस फ्रेम में, यह फ्रेम है। हम ग्लास लगाना चाहते हैं। हम यह ग्लास बनाएंगे। तो यह ग्लास हम फिट करना चाहते हैं। आइए इसका डायमेंशन देखें। अगर यह डायमेंशन है, पहली बात तो यह है कि समान डायमेंशन बनाना आसान नहीं है। यदि हम इसे बना भी लेते हैं, तब भी फिक्स करने के संदर्भ में कम वेरिएशन होता है, जैसे कि मैकेनिकल स्ट्रेसेस, शायद यह थोड़ा मुड़ा हुआ हो सकता है। तो मुख्य फंक्शनैलिटी जैसे कि ग्लास को इसके अंदर फिर करना शायद संभव नहीं है। यह मैकेनिकल स्ट्रेसेस में थोड़ी वृद्धि है, शायद तापमान में भिन्नता है, या शायद सतह का घर्षण और अन्य चीजें हैं। यह इसकी फंक्शनैलिटी को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। लेकिन यदि हम इसे छोटा करते हैं, यह आकार में छोटा है, लेकिन यह बड़ा है, तो यह उस वस्तु से बाहर आ जाता है। यदि यह बहुत बड़ा है, यदि यह ज्यादा बड़ा है और यह एक छोटा है, तो यह इसमें फिट नहीं होगा। तो भाग अक्सर एक दूसरे के साथ फिट नहीं होते। अगर इनके डायमेंशन मूल्यों के किसी निश्चित रेंज के भीतर नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए हम इस डायमेंशन को लेंगे 25 mm, और यह 25 mm, यह सही फिट है। शायद जब आप इसे बना रहे हैं तो यह 25.1 mm से 24.9 mm इस रेंज में है। अगर यह 25 है, तो यह उस वस्तु में फिट बैठता है। यदि यह 26 है, तो निश्चित रूप से यह उस वस्तु में फिट नहीं होगा। इसे फिट करने के लिए दूसरा तरीका अपनाना होगा। तो अक्सर भाग एक दूसरे के साथ फिट नहीं होते यदि उनके डायमेंशंस किसी निश्चित मूल्य के रेंज में नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, आपका एक ग्लास टूट गया है, आप इसे बदलना चाहते हैं। यह आप इसे बदलना चाहते हैं। यदि रिप्लेसमेंट भाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यह मूल भाग का डुप्लीकेट होना चाहिए, कुछ मर्यादित डेविएशन के साथ। तो जब उद्योग इस प्रकार के प्रोडक्ट्स बड़ी मात्रा में बनाते हैं, कई भाग बनाते हैं, तो आपको टॉलरेंसेस का ध्यान रखना होगा। रिपीटेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि टूटने के बाद आप इसे बदलना चाहते हैं, तो इसे बदलने के लिए आपको इसी डायमेंशंस के समान कंपोनेंट की जरूरत होती है। यदि यह संभव नहीं है, तो आपको टॉलरेंसेस की आवश्यकता हो सकती है। यह सामान्य तरीका है। आमतौर पर कम टॉलरेंसेस के साथ कीमत बढ़ती है। इसे बनाते समय कम टॉलरेंसेस के साथ लागत में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है। कम टॉलरेंसेस वाले भागों के लिए अक्सर निर्माण करने का विशेष तरीका होता है। यह केवल लागत के बारे में नहीं है। यदि आप बहुत कम टॉलरेंसेस मूल्य की वस्तु निर्माण कर रहे हैं, तो इसे बनाने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है।
कम टॉलरेंसेस वाले भागों को अक्सर अधिक इंस्पेक्शन की आवश्यकता होती है और भागों को अस्वीकार करने की आवश्यकता होती है। हम इस तरह के कम टॉलरेंसेस के लिए कितनी सावधानी बरतनी चाहिए? अंत में इसका इंस्पेक्शन करना ही होगा। आवश्यक टॉलरेंसेस से थोड़ा डेविएशन तो यह भाग अस्वीकार होने की संभावना ज्यादा है। इसलिए कम टॉलरेंस के लिए हमेशा अधिक इंस्पेक्शन होता है और यह संभावना अधिक है कि बहुत सारे भाग अस्वीकार हो जाएं। तो कम टॉलरेंसेस रखना अच्छी बात है, लेकिन ऐसा करना चुनौतीपूर्ण है। इन टॉलरेंसेस को विभिन्न तरीकों से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए, यह आकार पर आधारित हो सकता है, यह ज्योमेट्री पर आधारित हो सकता है। आकार के लिए देखते हैं। यह हर डायमेंशन में अनुमति प्राप्त वेरिएशन की सीमा है, अर्थात यह लेंथ, विड्थ, हाइट या व्यास आदि हो सकती है जो ड्राइंग में दिखाई गई है। इन तरह की चीजें के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो यह आकार के टॉलरेंसेस के बारे में है। ज्योमेट्री के संबंध में भी हम इन टॉलरेंसेस के बारे में बात करते हैं। ज्योमेट्रिक टॉलरेंसिंग के लिए यह भाग के आकार से भिन्न भाग की ज्योमेट्री के टॉलरेंस के स्पेसिफिकेशन के लिए अनुमति देता है। मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहता हूं, लेकिन शायद थोड़ा सा वेरिएशन है, यह ट्रेपेजियम काइंड लग सकता है, यह वेरिएशन बहुत कम है। इस तरह की बात कि स्क्वायर की बजाय शायद इस ट्रेपेजियम काइंड का आकार भी चल सकता है और इसे ही हम ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस कहते हैं। लाइंस लेंथ व्यास के संदर्भ में ऐसे मामलों में हम इसे साइज टॉलरेंसेस कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, हम सिलेंडर जैसे कुछ बनाना चाहते हैं, लेकिन यह थोड़ा ओवल दिख सकता है। यह भी ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस है जिसका ध्यान रखना पड़ता है। ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग और टोलेरेंसिंग में विभिन्न ज्योमेट्रिक फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए विशेष सिंबल का उपयोग किया जाता है। हम स्पष्ट रूप से इसे आकार के संदर्भ में उल्लेखित कर रहे हैं, जैसे कि विड्थ, हाइट, व्यास आदि। शायद एक सर्कल थोड़ा सा ओवल या दीर्घवृत्त होता है, हम विशेष प्रकार के सिंबल का प्रयोग करेंगे। इसका अर्थ है कि यह उस स्तर तक अनुमत है। एक डायमेंशन के लिए टॉलरेंस को डायमेंशन तथा टॉलरेंस के साथ निर्दिष्ट किया जा सकता है। हम जल्द ही देखेंगे कि इसे कैसे दर्शाते हैं। एक बात का हमें ध्यान देना होगा, टॉलरेंस ऊपरी और निम्न सीमा के बीच का टोटल वेरिएशन है। अगर मैं 25 mm अपर साइड में कहता हूं तो मैं किस स्तर तक जा सकता हूं? लोअर साइड में मैं किस स्तर तक जा सकता हूं इस डायमेंशन के साथ? क्या यह 24.9 है या 24.99 है, या यह 25.01 है, या यह 25.1 है? इस प्रकार की अपर लोअर सीमा है इस टोटल वेरिएशन के साथ कार्य करने के लिए। आइए एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक ड्राइंग शीट है जिस पर कई कंपोनेंट्स का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए, एक टर्निंग ऑपरेशन के लिए चॉक स्क्रू और अन्य वस्तुएं हैं। यहाँ इसे ऐसे दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए इसे लेते हैं। हम देख सकते हैं कि फाई जैसा कुछ, व्यास 1.375 और प्लस या माइनस 0.005 यूनिट्स है। इसी प्रकार हम इस बिंदु को भी देखते हैं, 1.120 प्लस और माइनस 0.005। इसी प्रकार हम इस व्यास फाई 2.75 प्लस या माइनस 0.02 को देखते हैं। तो जब मशीनिंग किया जाता है और जब प्रोडक्ट इस इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट से बाहर आता है, जब यह गुणवत्ता की जांच के लिए जाता है, तो मुख्य रूप से गुणवत्ता कंट्रोल गैस की जांच की जाती है कि क्या ये टॉलरेंसेस उस वस्तु के लिए पूरे हैं या नहीं। यदि कोई इस आउटर सर्कल का व्यास
मेजर करता है तो यदि यह 2.75 है तो ठीक है। अगर यह 2.77 है तो यह भी ठीक है। यदि यह 2.73 यूनिट्स है तो यह भी पूरी तरह से ठीक है, क्योंकि यह प्लस या माइनस 0.02 है। यह दर्शाता है कि कुछ भी 2.78 है या शायद 8 है। यदि वे इसे आगे बढ़ाते हैं तो वे उस भाग को अस्वीकार कर देंगे। इसलिए इस उद्देश्य से यह टॉलरेंसेस सदैव उपयुक्त होते हैं। इसी प्रकार आइए इसे देखें। यह आवश्यक नहीं है कि आपके पास हमेशा प्लस और माइनस 0.02 हो, पॉजिटिव या नेगेटिव साइड पर हो। कभी कभी पॉजिटिव साइड पर इसे प्रेफर किया जाता है लेकिन नेगेटिव साइड पर नहीं जब आप वस्तुओं को फिट करना चाहते हैं। यदि यह वस्तु कम है तो शायद वह वस्तु इसे पकड़ कर नहीं रख सकती। यह बहुत टाइट लगाई हुई वस्तु होगी। उदाहरण के लिए, यदि यह वस्तु है तो मैं इसमें एक सिलेंडर रखना चाहता हूं। अब जब मैं इन डायमेंशंस को मेजर करता हूं, या शायद इसे अधिक उपयुक्त तरीके से मेजर करता हूं, अगर मैं मुझे 25 चाहिए तो इसके लिए 25.01 से अधिक कुछ भी प्रेफर किया जाता है। लेकिन अगर मैं 25.1 से नीचे जाता हूं तो यह इसके आसपास होगा। तो यह सिलेंडर उस वस्तु में नहीं जा सकता है। इसलिए कभी कभी यह लोअर डायमेंशंस का अनुकरण करना होगा, जैसे कि 0। इससे अधिक कुछ भी चल सकता है अगर यह इस प्रकार की वस्तु है। इसी प्रकार यदि हम सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं जो फिक्स होना चाहिए तो यहाँ वस्तु है। अगर मैं 25 लेता हूं तो यह ठीक है, लेकिन इससे अधिक कुछ भी है जैसे 25.02 है तो यह उस बॉक्स से बाहर हो जाएगा। तो हम इसे फिर नहीं कर सकते। इस स्थिति में हम क्या करेंगे? लोअर साइड प्रेफर कर सकते हैं, अपर साइड प्रेफर नहीं कर सकते। इसलिए इसके आधार पर आपके प्लस और माइनस वेरिएशंस हमेशा होते रहते हैं। और इन टॉलरेंसेस को आमतौर पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है लिमिट टॉलरेंसेस, जहां हम डायमेंशन दिखाते हैं जैसे 2.5 2.45 दोनों चीजें। इसी प्रकार लिमिट टॉलरेंसेस जिनके लिए लिमिट दिए जाते हैं, यह 1.4 से 1.5 तक भिन्न हो सकता है। यह व्यास 1.5 से 1.75 तक भिन्न हो सकता है। और इसी प्रकार एंगल 28.0 से 28.4। ऐसी लिमिट, यदि हम इसे दिखा रहे हैं तो इससे लिमिट टॉलरेंसेस कहेंगे। यदि यह प्लस माइनस टॉलरेंसेस है तो हम आमतौर पर इसे 2.5 प्लस या -0.005 के संदर्भ में दिखाते हैं। इस तरह का सामान्य तरीका हम ड्राइंग शीट में देखते हैं। 1.45 प्लस या -0.500 जैसे +0.15 -0.10। इस तरह की चीज़ों को हम माइनस टॉलरेंसेस कहते हैं। इस प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग के परिचय के सारांश के रूप में हम पहले ड्राइंग शीट, ड्राइंग उपकरण, लेटरिंग लेआउट, डायमेंशनिंग का पूरा चित्र, टॉलरेंसेस को पहले 6 लेक्चर में देखा था। अगली क्लास में हम लाइंस, कर्व्ड बाइसेक्टर लाइंस और अन्य चीज़ों को कैसे ड्रॉ करते हैं यह देखेंगे कि कैसे इन इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल से ज्योमेट्रिकल वस्तुओं का निर्माण करते हैं। कॉमन कोनिक सेक्शन का निर्माण कैसे करते हैं, जैसे कि पैराबोला, सर्कल, हाइपरबोला तथा साइक्लोइड्स जैसे अन्य वक्र। तो लेक्चर 7 के बाद हम इन कोनिक सेक्शन और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस को कवर करेंगे। धन्यवाद।